वो हर बार ये कहकर टालते रहे कि मालिक आएगा तो उसको बता देंगे। इनके पास मालिक का नाम पता तो होगा? मैंने पूछा। इनकी हर बात अब मशकूक नजर आ रही है। अव्वल खान ने गहरा सांस लेकर बोला, मेरे 2 आदमी प्रॉपर्टी एजेंट बनकर चौकीदारों से मिले थे। उन्होंने बताया कि C9 का मालिक अमेरिका में है। तामीर उसके लाउबाली भांजे की निगरानी में हुई है। शायद उसका मामू बहुत मालदार है। वो फ्लैट और दुकानें बेचने या किराए पर उठाने में दिलचस्पी नहीं ले रहा। बाय द वे, C9 नामी हवेली कितने एकड़ पर फैली हुई है? वीरा ने मासूमियत से पूछा, मगर उसकी आंखों में शरारत नाच रही थी। अव्वल खान उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था। सादगी से जवाब दे बैठा, डिफेंस के सारे कमर्शियल प्लाट्स 200 गज के हैं। यही मेरा ख्याल था। वो इमारतें मेरी देखी हुई हैं। वीरा ने कहा, इस जरा सी इमारत में 2 चौकीदारों की क्या जरूरत है? यह भी शुबे का एक सबब है। इनका कहना है कि वो दिन और रात में बारी बारी ड्यूटी देते हैं। खाली बिल्डिंग में दिन को करना ही क्या होता है? ताला डालकर रात का चौकीदार आराम से अपनी नींद पूरी कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। वो दोनों पूरी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। खुदा करे तुम्हारे शुबहात दुरुस्त साबित हों और वक्त बर्बाद न हो। जलाल ने दुआ दी। छोटी छोटी कई बातें शुबहात को तकवीयत पहुंचा रही हैं। कोई वाज़ेह शहादत सामने न होने की वजह से मेरे आदमियों ने जज्वियात पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। 2 दिन से खरीदारी करने वाले चौकीदार के अखराजात में नुमाया तब्दीली आई है। वो करीबी स्टोर से दूध, पनीर और मक्खन खरीद रहा है। बिस्किटों के पैकेट बड़ी तादाद में इमारत में ले जाए गए हैं। इनकी खरीदारी की बदली हुई नौयत और मिकदार इस बात की निशानदही कर रही है कि इमारत में कोई मेहमान आया हुआ है। तुम्हारे आदमियों ने इस इमारत का कोई लगाने में वाकई मेहनत की है। जलाल ने तारीफी लहजा में कहा, मैं अपने काम के सिलसिले में हमेशा पुरुमीद रहता हूँ, लेकिन बदतरीन नताइज को भी कबूल करने के लिए तैयार रहता हूँ। मैंने इसीलिए पूछा था कि कार्रवाई कौन करेगा। ऐसे कामों में तसलसल की बड़ी अहमियत होती है। मेरी तरफ से तुम्हें खुली इजाजत है। मेरे आदमी दूर रहेंगे। जिन्होंने इसका सुराग लगाया है वही उसे पकड़ेंगे। तुम्हें तो शायद छापे मारने की इजाजत भी नहीं है, मैंने हंसते हुए कहा। गैर मामूली हालात में किसी मुजरिम की गिरफ्तारी के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें लंबे चक्कर पड़ जाते हैं। हमें इलाके की पुलिस को किसी न किसी हद तक अपने एतमाद में लेना पड़ता है। पुलिस? सुल्तान शाह इस्तज़ाइया अंदाज में हंस पड़ा। 5 अरबाद कबल अज वक्त निकल जाती है। इन पर यूं बेरहमी से न हंसो। 2-3 हज़ार रुपए तनख्वाह देकर किसी सिपाही से फरशनासी की उम्मीद नहीं की जा सकती। कभी ठंडे दिल से इनकी मजबूरियों पर गौर करो तो तुम्हें अंदाजा होगा कि अपने घरों के चूल्हे रोशन रखने के लिए ये बेचारे जराइम पेशा लोगों से रब्त ज़ब्त रखने पर मजबूर हो जाते हैं। ये मुतबादल रास्ते इख्तियार न करें तो इनके बाल बच्चे भूखे मर जाएं। तनख्वाह कम है तो लोग इस महकमे की मामूली नौकरियों के पीछे क्यों मारे मारे फिरते हैं? सुल्तान शाह ने पूछा। यह बड़ी बदनसीबी की बात है कि हमारे मुआशरे से हलाल और हराम का इम्तियाज बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। हर शख्स अपनी जरूरियात पूरी करने की अंधाधुंध दौड़ में शामिल है। लोग इन नौकरियों के पीछे सिर्फ इस लालच में अपने जूते चटकाते फिरते हैं कि यहाँ तनख्वाहें कम होने के साथ इख्तियारात ज्यादा हैं, जिनके सारे कुछ न कुछ रिश्वत बटोरी जा सकती है। नहीं, यह सिर्फ जरूरियात का मसला नहीं है, गजाला बोली। अखबारों में 12 लखपति पुलिस अफसरों की कहानियां छप चुकी हैं। ऐसे भी जरूर होंगे, मगर इनकी तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है। इनका माजी कुरेदो तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए रिश्वतखोरी की इब्तदा की थी। ये मुकद्दर की बात है कि उन्हें मौके मुयस्सर थे और कुदरत ने उनकी रस्सी दराज कर दी। इंसान की फितरत है कि इसकी जरूरियात आसानी से पूरी होने लगे तो वो मालो जर की हवस में मुब्तला हो जाता है। ऐसे मौके हर पुलिस वाले को नहीं मिलते। इनकी भारी अक्सरियत ताल रोटी के चक्कर में पूरी उम्र गुजार देती है। तुम सरकारी मुलाजिम हो, इसलिए अपनी बरादरी का बचाव कर रहे हो, वीरा ने कहा। मगरिब में देखो कि पुलिस की क्या साख और धाक है। कोई उनको रिश्वत की पेशकश करने की जुर्रत नहीं कर सकता। अहमकाना बातें मत करो, जलाल ने वीरा को जवाब दिया। जिस मगरिब की तुम बात कर रही हो वहां पुलिस वालों को सबसे ज्यादा तनख्वाहें मिलती हैं और इनके इख्तियारात महदूद हैं। जरा सी लग़ज़िश हो तो वर्दी उतरवा कर इनको लाकअप में डाल दिया जाता है। यहाँ क्या हालात कार का तुम इनसे मवाजना नहीं कर सकती। ये पुलिस रिफॉर्म्स कमीशन का इजलास नहीं है। हमें बिन के बारे में कुछ तय कर लेना चाहिए, सुल्तान शाह ने एहतिजाज किया। मैं अपना फैसला दे चुका हूँ। जो कुछ करना है अव्वल खान को करना है, जलाल ने अपने शाने उचकाकर बेपरवाही से जवाब दिया। अव्वल खान ने चंद सानियों के लिए मेरी आंखों में झांका, फिर रसानियत से बोला, मेरा ख्याल है कि रात गहरी होने के बाद C9 को घेर लिया जाए। किसी भीड़ भाड़ की जरूरत नहीं, मैंने बिला तवक्कुफ कह डाला। तुम्हारे आदमी जो हैं वही काफी होंगे। इनकी तादाद क्या है?
एक गाड़ी के साथ 4 आदमी C9 की निगरानी पर मामूर हैं, उसने बताया। ये भी ज्यादा है, वीरा मुंह बनाकर बोली। निगरानी के लिए एक ही आदमी काफी था। उसका अंदाज मुझे चिढ़ाने वाला था। वहां किसी नए चेहरे की ज्यादा देर तक मौजूदगी नोट की जा सकती है। अव्वल खान ने वजाहत की। वो बारी बारी ड्यूटी बदलकर अपना काम अंजाम देंगे। चेहरा बदलने के लिए कोई मास्क, मसनूई दाढ़ी या रेडीमेड मेकअप इस्तेमाल किया जा सकता है, वीरा में न्याजी से बोली। अव्वल खान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फौरी तौर पर पूरी बात समझते हुए नरमी से बोला, चिढ़ने के बजाय डैनी की कही हुई बात की रूह तक पहुंचने की कोशिश किया करो। मैं ऐसे चक्रों में नहीं पड़ती कि खुद मेरी रूह कब से अंसरी से परवाज कर जाए। जलाल हंसते उठ गया। तुम लोगों की आपस की बातें बहुत दिलचस्प होती हैं। मैं यहाँ बैठकर कभी बोर नहीं हुआ। फिर उठ क्यों गए? कहाँ जा रहे हो? वीरा ने बेसाख्ता पूछा। धमाके के साथ सब कुछ तबाह हो गया था। मेरा वहां रुकना बेसूद था। अब देखना होगा कि कानूनी सूरत क्या बनती है। सबसे अहम मरहला ड्राइवर की शिनाख्त का है। वो कौन था और किसकी मुलाजमत में था। नीलीडाज में बारूद छुपाने वालों ने यह ख्याल जरूर रखा होगा कि मरने के बाद ड्राइवर के पास से ऐसी कोई चीज बरामद ना हो जो उसकी शिनाख्त में मदद दे सके। मैंने कहा, ना हो, अखबारों में तस्वीर छपेगी तो इसका कोई ना कोई वाली वारिस सामने आ जाएगा। जलाल ने बेपरवाही से कहा। मुझे शुबा था कि नीलीडाज में होने वाले खौफनाक बारूदी धमाके और फिर आतिश ज़दगी के बाद दोनों में से कोई लाश इस काबिल न रह सकेगी कि उसे तस्वीर से शनाख्त किया जा सके। दूसरी तरफ लाश की पहचान न होने का सारा फायदा अमरीकियों बल्कि CIA वालों को पहुंचता, क्योंकि उनके गुनाहों पर पर्दा पड़ता रहता। किसी को यह पता न चल पाता कि नीलीडाज को भेजने वाले कौन लोग थे। इस बारे में हमारे पास अकलौता सबूत यह था कि जलाल ने अपने कानों से M50 पर बेन डेविड और रा के एक कारिंदे की गुफ्तगू सुनी थी, जिसमें पूरा प्रोग्राम तय किया गया था। वो निरे अल्फाज थे जो M50 नामी ऑपरेटर से रेडियाई लहरों की सूरत में खारिज होकर फिजा में तहलील हो चुके थे। एक बार सुनने के बाद इन लफ्जों का कोई वजूद बाकी नहीं रहा था। इस गुफ्तगू का अकलौता गवाह जलाल था, जो इस मामले में एक फरीक की हैसियत रखता था। अपने दुश्मनों के खिलाफ उसके किसी बयान की कोई अहमियत नहीं थी। नीलीडाज के जरिए 2 इंसानों के कत्ल में मुलव्विस अफराद तक पहुंचने के सिर्फ 2 इम्कानात बाकी रह गए थे। कार के मौजूदा मालिक की सही निशानदही हो जाती या फिर मरने वाले ड्राइवर के वरासा अपनी सारी शहादतों के साथ सामने आ जाते। मुझे पूरा यकीन था कि इन लोगों ने इस तयशुदा वारदात के लिए वो नीलीडाज बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल की थी। वो यकीनी तौर पर ओपन ट्रांसफर लेटर पर बाजार में गर्दिश करने वाली गाड़ी थी, जो न जाने कितने हाथों से गुजर चुकी थी। इसके असल मालिक का सुराग लगाना जो शीर लाने से कम नहीं था। दूसरी तरफ ड्राइवर की शिनाख्त का मसला इससे ज्यादा टेढ़ा था। गाड़ी के अंदर होने वाले ताकतवर बारूदी धमाके ने दोनों सवारों को किसी हद तक मजरूह या मसक कर दिया होगा। इसका अंदाजा लगाने के लिए किसी गैर मामूली जहानत की जरूरत नहीं थी। रही सही कसर पेट्रोल की होलनाक आग ने पूरी कर दी होगी। आग में जलने के बाद इन दोनों लाशों के बस ढांचे ही बाकी रह गए होंगे। खदोखाल के नाम पर किसी चीज का बचना मुहाल था। 1 या 1000 में से किसी एक इस्तख्वानी ढांचे को कोई माहिर ही शनाख्त कर सकता था। वो काम किसी आम आदमी के बस का नहीं था। असल मुजरमों तक रसाई की तीसरी राह ड्राइवर के वरासा पैदा कर सकते थे, मगर इनकी तरफ से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मुजरमों के बारे में यह बात बारहा मेरे तजर्बे में आ चुकी थी कि बहुत दूरबीन और दूर अंदेश थे। हर पहलू पर गौर करके कोई मंसूबा बनाते थे और पूरी सफाकी से इस पर अमल कर गुजरते थे। वो बज़ाहिर मुअज़्ज़ज़ और बाहसियत लोग समझे जाते थे। उन्होंने अपने ड्राइवर को इस खतरनाक मिशन पर ऐसी गाड़ी में नहीं भेजा होगा जो इससे पहले एक बार भी उनमें से किसी के इस्तेमाल में रही हो। इनकी इस एहतियात का एक लाजमी नतीजा ये निकलता कि नीलीडाज की तबाही का जिक्र अखबारात में पढ़ लेने के बावजूद ड्राइवर के अहले खाना के कानों पर जूं तक न रेंगती। उन्हें ज्यादा से ज्यादा ये परेशानी होती कि इनका आदमी रात को अपने घर वापस क्यों नहीं लौटा। घर वाले आजरों में से किसी से राब्ता करते तो मेरी दानिश में यह नपातुला जवाब उन्हें खामोश कर देता कि ड्राइवर को अपने फराइज की अदायगी के सिलसिले में अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया था। इस भूल में चंद दिन गुजारने के बाद वो ड्राइवर की पुरस्रार गुमशुदगी का ऐलान कर देते। गैर तालीम याफ्ता और नाख्वांदा तबके में कानून और पुलिस से गुरेज की अमूमी नफ्सियात कार फरमा नजर आती है। इनमें से कोई भी बराह रास्त किसी दर पर दस्तक न देता। वो सारा काम ड्राइवर के मुअज़्ज़ज़ आजरों पर छोड़ देता, जो उन्हें दिलासे और इमदादी रकम देकर बहलाते रहते, और यूं रफ्ता रफ्ता वो किस्सा हमेशा के लिए दफन हो जाता। पहले तुम लाशें देख लो, फिर कोई कयास सराई करना, मैंने हंसकर जलाल से कहा। पेट्रोल की आग बहुत बेरहम होती है। इनके जिस्मों का एक एक रेशा चाट गई होगी। देखता हूं कि अब क्या बनता है। वो रुकने के मूड में नहीं था। मुझे हैरत है कि वो इस वक्त बेन डेविड का अहम मामला तुम्हारे ऊपर छोड़कर चला गया। जलाल के चले जाने के बाद वीरा ने कहा,
दोस्ती अपनी जगह पर है, उसकी खातिर वो अपने काम करने के ज़ाब्तों को पामाल नहीं करता। अव्वल खान ने जवाब दिया। उसके यहाँ रुकने से कौन सा ज़ाब्ता पामाल हो जाता? वीरा ने चिढ़कर पूछा। क्या तुमने ये नोट नहीं किया कि C9 का मामला मेरे सपुर्द कर देने के बाद उसने इस बारे में कोई सवाल नहीं किया? अव्वल खान ने वीरा की बात का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल कर डाला। हाँ, मौजू यकायक पुलिस वालों की तरफ हो गया था। वीरा ने अपने ज़हन पर जोर देते हुए कहा। बस यही उसका असूल है। STF किसी काम में हाथ डाल देती है तो हर एजेंसी से दूर रहती है। यही जलाल का असूल है। वो जानता है कि आईनी और आइन से मुआवरा इदारे एक दूसरे के शाना बशाना नहीं चल सकते। अब वो गायब हो जाएगा। बिन की खबर देने के लिए मुझे उसको तलाश करना पड़ेगा। उसके दिमाग की ये टेढ़ तुम ही समझ सकते हो। वीरा ने शाने उचकाकर अपनी बेजारी का इजहार किया। वो हमारे साथ बैठता है, बातें और मशवरे करता है, काम का वक्त आता है तो अपनी राह लेता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो गुड़ खाता है तो गिलगिलों से परहेज क्यों करता है। तुम्हारी उर्दू तशवीशनाक हद तक बेहतर हो रही है, मैंने हैरत से कहा। यह नित नए मुहावरे तुम कहाँ से सीख रही हो? बाजार जाती हूँ तो किताबें भी देख लेती हूँ, उसने अजीब से लहजे में कहा। तुम्हारे यहाँ तो कोई किताबों को सूंघता भी नहीं। मैंने रद्दी में से सिर्फ 10 रुपए में एक पुरानी किताब खरीदी है जिसमें उर्दू मुहावरों के साथ इनकी तख्लीक का पस मंजर भी लिखा हुआ है। बाज़ कहानियाँ तो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। मैंने कभी तुम्हें कोई किताब पढ़ते हुए नहीं देखा, सुल्तान शाह ने उसे घूर कर कहा। मैं तुम्हें दिखाने के लिए नहीं पढ़ती, पीते हुए मैं अकेले में कुछ न कुछ जरूर पढ़ती हूँ। ला हौला वला कुव्वत। पी कर पढ़ती हो तो क्या खाक समझ में आता होगा? सुल्तान शाह बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मैंने पूरी बाइबल हल्के से सरूर के आलम में धीरे धीरे खत्म की और उसके बाद अहम इक्तबास मुझे आज भी याद है। वीरा ने उसे चिढ़ाया। बस सब आगे ना बोलना, तुम्हारे दीन धर्म के मसाइल हैं, तुम्हारा कोई पादरी तुम्हें जूते लगाएगा। वीरा ने हाथ झटक कर उसे खामोश किया और अव्वल खान से बोली। तुम जलाल की दिमागी टेढ़ के बारे में कुछ बता रहे थे। इसका असूल दो तरफा है। वो अपने किसी काम में STF को शरीक करता है, ना हमारे काम में शामिल होता है। रही मशवरों की बात तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये उसकी बहुत अच्छी आदत है कि वो मशवरे देने और कबूल करने के मामले में बखील नहीं है। अव्वल खान ने अपनी पूरी बात को एक जवाब में समो दिया। यहाँ ये चक्कर चलते रहेंगे। अगर तुमको आज रात कुछ करना है तो किसी गोशा या आफियत में चल कर बैठते हैं। यहाँ एक फाजिल बेडरूम भी है। मैंने अव्वल खान से कहा, क्या इस प्रोग्राम में मेरी कोई गुंजाइश नहीं होगी? सुल्तान शाह ने मायूसी से पूछा। नामुमकिन। मैंने सर को नफी में जुम्बिश दी। अगर वो कहीं और होता तो हमें ज़रूर नफरी की ज़रूरत पड़ती, फिर शायद मेरी शमूलियत भी खारिज इम्कान है। वीरा पूछ बैठी। इस वक्त तुम्हारा पस मंज़र में रहना बेहतर है। सर्वे करने वाली मुश्तबा लड़की तुम्हें देख चुकी है। मैं नहीं चाहूँगा कि वो सड़क पर कहीं भी तुम्हें पहचान ले। मैं वैसे ही गोशा नशीनी में हूँ, अब मज़ीद गोशे में चली जाती हूँ। मेरा कमरा मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह है। वो उठ कर चली गई। अब तुम बताओ कि तुम बेन डेविड के बारे में क्या सोच रहे हो? तखलिया हो जाने के बाद अव्वल खान ने मेरी तरफ झुक कर पूछा। उसकी मौत इसका पीछा कर रही है। इस वक्त वो अकेला है। ये उसे घेरने का बेहतरीन मौका है। हमें वक्त ज़ाया किए बगैर इस पर हाथ टाल देना चाहिए। मैंने कहा, तुम ये सब दुरुस्त कह रहे हो, लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि वो वहीं छुपा हुआ होगा? अव्वल खान इस बारे में खासा फिक्रमंद था। उतर का रुख करने से पहले इसे थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी होगी। मैंने सोचते हुए जवाब दिया। क्या M50 इस्तेमाल करोगे? अव्वल खान का वो सवाल फितरी था। वो तो जलाल के पास है। मेरे ज़हन में वो वहम सा खाका बन रहा था। चलते हुए मैंने उससे अपरेटस ले लिया था। इस वक्त हमारे पास बिन से राब्ते का वही एक जरिया है। अभी तक मैं तुम्हारी तायद करता रहा हूँ, लेकिन वहां ज्यादा नफरी ले जाने में क्या हर्ज है? जरा वीरा वगैरह के खून में भी थोड़ी सी गर्मी आ जाएगी। वीरा का तो खैर नाम भी ना लो। हदफ को अपने करीब पाकर वो अचानक बेकाबू होने लगती है और उसे रोकना मुश्किल हो जाता है। वैसे भी ज्यादा नफरी के ज्यादा मसाइल होते हैं। सीना इनके ज्यादा से ज्यादा 2 रास्ते होंगे। वो किधर से भागेगा? अव्वल खान अपना सर हिलाते हुए बोला। वो किसी खिड़की वगैरह से बाहर कूदा तो हाथ पैर तुड़वा बैठेगा। ऐसी सूरत में ज्यादा नफरी ले जाना मुनासिब नहीं होगा। वैसे तो खतरनाक मुजरिम को घेरने के लिए हर पैमाने की तैयारी नाकाफी होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि बेन भागते भागते थक चुका है। अगर उसे मुनासिब अंदाज में घेरा जाए तो आसानी से पसपाई की राह इख्तियार करके हथियार डाल देगा। इसका मतलब है कि सिर्फ तुम मेरे साथ चलोगे? उसने तस्दीक चाही। चाहो तो मुझे भी अपने साथ न ले जाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम ये मुहिम संभाल लोगे। बस एक बार ये यकीन हो जाना चाहिए कि वो C9 की मुश्तबा अमारत ही में रुपोश है। अपने 2 आदमियों को इस अमारत के दोनों रास्तों पर मामूर करके तुम उसे ललकारोगे तो वह जरा सी मुजाहमत के बाद राह रास्त पर आ जाएगा। मेरे अपने तौर तरीके हैं। अपनी फौजी जिंदगी में मेरा ज्यादातर जंगी कैदियों से वास्ता पड़ता रहा।
इनकी जुबान खुलवाने का एक लगा बंदा तरीका होता है, वो मार खाते हैं और अपनी जुबान बंद रखते हैं। जब उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दी जाती है तो वो टेप रिकॉर्डर की तरह बोलते चले जाते हैं। तुमसे मुलाकात होने से पहले मेरा ज्यादातर काम जंगलों और वीरानों में छुपे हुए कातलों और डाकुओं को पकड़ने तक महदूद रहा था। मेरी और तुम्हारी पहली मुलाकात भी इसी चक्कर में हुई थी। इनको घेर कर किसी बंद इलाके की तरफ हाँका जाता था, फिर वो लड़ते लड़ते मर जाते थे या फिर गिरफ्तार हो जाते थे। इनकी गिरफ्तारी के बाद मेरा काम खत्म हो जाता था। इन्हें पुलिस के हवाले करके हम लौट आते थे। तो मुझे क्या बताना चाह रहे हो? मैं नरमी से पूछा, क्योंकि उसने अपने पेशावराना तजर्बात की तफसील मुझे पहली बार सुनाई थी। न जाने उसे वो अनकही बातें दोहराने की क्या जरूरत पेश आ गई थी। मैंने बारहा तुमको ये सब बताना चाहा, लेकिन कभी मुझे मौका नहीं मिला। मैंने अपनी तवील पेशावराना जिंदगी में कभी शहरी इलाकों या शहरी मुजरमों के खिलाफ काम नहीं किया था। तुमसे मिलने के बाद मैंने इन सब बखेड़ों में हाथ डालना शुरू किया। मैं आज भी पूरी ईमानदारी से यह समझता हूं कि तुम्हारी मदद के बगैर मेरे लिए इन उलझनों को सुलझाना मुश्किल है। मतलब की बात तुमने अभी तक नहीं बताई, मैंने उसे टोका। सीधी सी बात है, बेन चक्करबाज आदमी है। तुम साथ रहोगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। दूसरी सूरत में यह मुमकिन है कि वो मुझे गुंचा देकर साफ निकल जाए। मेरा इरादा था कि मैं बेन से इसी वक्त M50 पर राब्ता करता, लेकिन अव्वल खान को वो अल्फाज सुनने के बाद मैंने अपना फैसला तब्दील कर दिया। उसकी मुबैना कमीनगाह से करीब रहकर उससे हरासा करना ज्यादा मुनासिब था। तुम्हारे 4 आदमी वहां मौजूद हैं, यहां से हम दोनों चलेंगे। एक के मुकाबले के लिए ये नफरी काफी होनी चाहिए, मैंने कहा। 1 नहीं 3 के मुकाबले में 6 कहो। उसने मेरी तस्दीक की। अगर वहां कोई और ना हुआ तब भी 2 चौकीदार जरूर हैं। वो अपने पुरस्रार मेहमान के बारे में इतनी राजदारी से काम ले रहे हैं तो उसकी हमायत में हमसे लड़ने मरने पर भी आमादा हो सकते हैं। वो मकामी हैं। अगर उन्होंने हमारे मुकाबले में आने की कोशिश की तो मैंने टांगों पर खड़ा नहीं रहने दूंगा। अपने आदमियों को हदायत दे देना कि बिला तकल्लुफ इनकी पिंडलियों पर गोलियां चलाती। इनको अपनी जसारत की सजा जरूर मिलनी चाहिए। इसके बावजूद उन्होंने मुजाहम होने की कोशिश की तो मारे जाएंगे। अव्वल खान ने सर्द लहजा में कहा, वो मकामी हैं तो हुआ करें। गद्दारों का साथ देने वालों का अंजाम गद्दारों के साथ ही होना चाहिए। मेरे कुछ बोलने से पहले ही फोन की घंटी बजने लगी और मैंने तेजी से रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ से जहांगीर मेरी आवाज पहचानते ही चहकने लगा। तनवीर खान, मुबारक हो। अब तो शहर में लोनियां तुमको ढूंढती फिर रही हैं। मालूम होता है कि साले शहर की हर खूबसूरत लड़की कम अज कम तुम्हारा नाम जरूर जानती है। ये क्या बेवक्त की रागनी अलाप रहे हो? मैंने बेध्यानी से उसे झाड़ दिया। अपनी पैनिक में तुमको ये भी याद नहीं रहा कि मैं खान नहीं हूं? मुझे सब याद है। मैं खान बनकर तुम्हें इज्जत देना चाह रहा था। ये तुम्हें रास नहीं आ रही तो मैं खिताब वापस ले लेता हूँ। ये लोनियों का क्या जिक्र कर रहे थे तुम? मैंने चौंक कर पूछा। उसकी सरसरी अंदाज में सुनी हुई वो बात मेरे दिमाग के किसी गोशे में जा लगी थी। अभी थोड़ी देर पहले खूबसूरत लड़की परफ्यूम बेचने आई थी, वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मेरे ज़हन में खतरे की घंटी बजने लगी। मैं समझा नहीं कि तुम किस लड़की की बात कर रहे हो। मैंने उलझे हुए अंदाज में सवाल किया। लड़कियां आती रहती हैं, कभी कोई सर्वे के लिए आती है तो कोई कुछ बेचने या मुफ्त बांटने के लिए आ जाती है। मुफ्त बांटने क्या बक रहे हो तुम? मुझे उसके आमियाना फिक्रे पर गुस्सा आ गया। भड़क क्यों रहे हो यार? मेरे कान में उसकी बौखलाई हुई आवाज आई। किसी कंपनी की मसनूआत का मुफ्त बांटना कोई जुर्म तो नहीं है। ओह, तो ये गन तुम्हारी बिल्डिंग में भी चलता है? मैंने गहरा सांस लेकर कहा। मेरा ख्याल था कि तुम्हारा सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, मगर खुशरू सर्वे और सेल्स गर्ल को वो खुद अंदर आने की इजाजत दे देते हैं। इनसे बिल्डिंग में रौनक रहती है। आज तक किसी ने इनके बारे में कोई शिकायत नहीं की। तुम्हारे पास कोई परफ्यूम बेचने के लिए आई थी? हाँ, मेरे और सलमा के लिए मुफ्त में 2 सैंपल दे गई है। बाद में हमने उसे 1 बोतल खरीद दी। मुझे तुम्हारी खरीदारी से कोई दिलचस्पी नहीं। क्या तुमने मुझे यही बताने के लिए फोन किया था? यह जिक्र तो यूं ही निकल आया। मैं तुम्हें मुबारकबाद दे रहा था कि वो भी तुम्हारे जानने वाली निकली। वो किसी की जानने वाली नहीं थी। अब अगर तुम बिन पिए भी मदहोश रहने लगे तो तुम्हारा अल्लाह हाफिज है। मैं तुम्हें होशियार कर चुका हूं कि आईमैन के आदमी मेरे चक्कर में तुम्हारे घर तक पहुंच सकते हैं, मगर लड़कियों को देखकर तुम्हारी अकल टखनों में उतर जाती है। अब इसके साथ ही तुमसे कुछ न कुछ जनवाने के लिए आएंगे। तुम ठीक कह रहे हो। मेरी फटकार सुनकर उसकी अकल ठिकाने पर आ गई। वो हराफा थी, मुझे जुल देगी। मैं देखता हूं क्या वो बिल्डिंग से कैसे निकलेगी। अभी सिक्योरिटी वालों को इंतरकाम करता हूं कि वो मेरा बटुआ चुरा कर ले गई है। फजूल बातें मत सोचो, अब दूर दूर तक उसका साया भी नहीं मिलेगा। वो तुम्हारी पुष्ट पर प्याज कतर कर चली गई और तुम अभी तक मदहोश हो। किसी से कोई हल्की बात की तो खुद तमाशा बन जाओगे। लड़की फिर भी याद नहीं आएगी। ये बुरा बल्कि बहुत बुरा हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आईमैन इतना हरामी होगा कि लड़कियों को तुम्हारे पीछे लगा देगा। बस यार, उसकी लच्छेदार बातों से मेरी अकल पर पर्दा पड़ गया था।
तुम्हारी सलमा बेगम उससे बातें करने में पेश पेश थी। तुम्हारा भांडा उन्हीं ही ने फोड़ा है। मैं खून के घूंट पी कर रह गया। इस पर गुस्सा करना बेसूद था, जो होना था वो हो गया था। इस वक्त यह मालूम करना जरूरी था कि इन दोनों ने नामालूम लड़की से मेरे बारे में क्या बातें की थी। बस खुशबुओं के सैंपल टेस्ट कराते कराते उसने अचानक पूछा था कि डैनी साहब किस फ्लैट में रहते हैं, और सलमा बेगम बोल पड़ी कि वो यहाँ नहीं गुलशन में रहते हैं। इससे कहो कि मेरे घर का नंबर और पता भी इस चहेती को बता दिया होता। मैंने दांत पीसते हुए कहा,